बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम नई सीरीज़ स्टार्ट करने चाह रहे हैं, वो है बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो आज हम इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। आगे फिर हम इस केमिकल बॉन्ड की टाइप्स भी देखेंगे। केमिकल बॉन्ड को हम कह सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज़ लाइक अ attractive force that holds constituents का मतलब होता है बेटा एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन अ सब्सटेंस। केमिकल बॉन्ड हमारे पास क्या होता है? केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स को किसी भी सब्सटेंस में आपस में जोड़े रखती है। ये तो इसकी हो गया जी डेफिनेशन। इसके अलावा हम केमिकल बॉन्ड को ना दो हिस्सों में मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। केमिकल बॉन्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इसकी पहली टाइप देखें बेटा, बॉन्ड्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है बेटा बनाना। ऐसा केमिकल बॉन्ड जो बनाएगा, बॉन्ड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स फार्मूला यूनिट्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, एक तो केमिकल बॉन्ड वो होगा जो क्या बनाएगा बेटा, फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट से मुराद होता है बेटा ये आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? ये आयोनिक बॉन्ड। मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये आयोनिक बॉन्ड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जिसमें ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। मॉलिक्यूल से क्या मुराद है बेटा? मॉलिक्यूल से मुराद होता है वो या तो शो करेगा कोवेलेंट बॉन्ड या फिर वो बेटा शो करेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है बेटा, केमिकल बॉन्ड है क्या? एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखेगी। जब वो आपस में जोड़े रखेगी तो उसके नतीजे में या तो आयोनिक बॉन्ड बनाएगी या वो फिर क्या बनाएगी बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। उसी बुनियाद पर जिसमें आयोनिक बॉन्ड मौजूद होगा उस चीज़ को हम कहेंगे फार्मूला यूनिट, और जिसमें कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा उसको हम क्या नाम देंगे जी? मॉलिक्यूल का नाम देंगे। दूसरी इसकी टाइप, bonds that holds the matter in solid or liquid state। अब बेटा ये जो है ना वो बॉन्ड जो किसी भी चीज़ को सॉलिड या लिक्विड स्टेट दे रहे हैं ना, इसको फिर हम नाम देंगे बेटा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या नाम देंगे बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का फार्मूला यूनिट्स बनाएगा तो वो बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा। और इसके अलावा बेटा अगर वो मॉलिक्यूल बनाएगा तो उसको हम क्या नाम देंगे? कोवेलेंट बॉन्ड, या दूसरा हम उसको क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अगर वही बॉन्ड किसी भी मैटर को सॉलिड स्टेट दे या उसको कौन सी शेप दे, लिक्विड स्टेट दे, तब हम उसको कहेंगे उसके अंदर जो बॉन्डिंग, वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उस अट्रैक्टिव फोर्स का हम क्या नाम देंगे जी? उसका हम नाम देंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है जी, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप क्या होती है? वांडर वाल फोर्सेस होगी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये इधर हम मजीद इसको देख लेते हैं बेटा। अब देखें, जो आपके पास है केमिकल बॉन्ड, मज़ीद या तो ये होगा बेटा इंटर एटॉमिक, या तो फिर ये होगा बेटा इंटर
मॉलिक्यूल, या तो ये एटम्स को आपस में जोड़ेगा या फिर ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ेगा। जब यही बॉन्ड एटम्स को आपस में जोड़ेगा तब हम उसको क्या कहेंगे, आयोनिक बॉन्ड। तब हम उसको क्या कहेंगे जी, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के नतीजे में कौन सी चीज़ वजूद में आएगी, फार्मूला यूनिट्स, या जिसको आप आयोनिक कंपाउंड भी कहोगे। क्या चीज़ वजूद में आएगी जी, फार्मूला यूनिट। इसके अलावा ये तो इसकी होगी एक टाइप। दूसरी टाइप अभी हमने इसको क्या कहा था, इसके नतीजे में या तो ये शो करेगा कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कौन सा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर में इसमें ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये हम उनका नाम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या मुराद है, जब दो मॉलिक्यूल को या तो वो सॉलिड स्टेट में रिप्रेजेंट करेगा या फिर वो उनको कौन सी स्टेट में रिप्रेजेंट करेगा, लिक्विड स्टेट में। यानी देखें ना, दो लिक्विड के मॉलिक्यूल या दो सॉलिड के मॉलिक्यूल भी तो आपस में जुड़े हुए रहते हैं ना। एक तो उसमें केमिकल बॉन्ड होगा, या तो आयोनिक बॉन्ड होगा, या उसमें कौन सा बॉन्ड होगा जी, कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अलावा वो आपस में भी तो जुड़े होते हैं। मिसाल हम इसकी ले लेते हैं, हमारे पास है सोडियम क्लोराइड NaCl, या हमारे पास है जी HCl। अब HCl बजाते खुद जो है इसमें कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये देखें, इसमें ये दूसरा HCl मॉलिक्यूल भी आपस में जुड़ा हुआ है। ये देखें, ये जो आपको इंटरेक्शन नज़र आ रहा है ना, ये वाला जो इंटरेक्शन है ना, ये उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो HCl लिखा हुआ है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसके दरमियान में ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। अब हम जानते हैं हमारे पास जो HCl है वो किस स्टेट में होता है जी, लिक्विड स्टेट में होता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो आगे सॉलिड स्टेट में भी मौजूद होती हैं। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये उसमें इंटर अटामिक है। ये H और Cl के दरमियान ये जो मैंने लाइन लगाई है ना, ये जो बॉन्ड है ना, ये कौन सा बॉन्ड है जी, इंटर अटामिक। और इन दोनों HCl के दरमियान ये जो मैंने डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट किया ना, ये डॉटेड लाइन इंटरमॉलिक्यूलर या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को रिप्रेजेंट करें। ये भी बॉन्ड की ही एक टाइप है, लेकिन ये एक वीक बॉन्ड में इसका शुमार होगा। तो इसको भी थोड़ा सा आपने नोट कर लेना है। तो इसकी फिर मिसाल क्या है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा हमारे पास इसकी दूसरी एग्जांपल है मेटालिक बॉन्ड। इसके अलावा हमारे पास तीसरी इसकी क्या एग्जांपल है, वांडर वाल फोर्सेस। वांडर वाल फोर्सेस, इनको मज़ीद हम डिटेल में भी देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। इनको सबको हम डिटेल से देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, वांडर वाल, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इन सब के ऊपर एक एक वीडियो लेक्चर होगा और डिटेल में होगा। ठीक है जी, इसको भी हमने स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं मज़ीद। टाइप्स ऑफ bond on the basis of energy के टाइप्स ऑफ बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी क्या होती हैं। अब इसमें आपने देखना है जी, या तो इसमें एनर्जी जो है ना वो कितनी होनी चाहिए, वो एनर्जी होनी चाहिए राउंड अबाउट, इधर मैं लिख देता हूँ जी, 200 किलो जूल पर मोल। यानी उसको तोड़ने के लिए जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 200 किलो जूल पर मोल। या तो उस एनर्जी को ब्रेक करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है ना वो होनी चाहिए राउंड अबाउट, वो होनी चाहिए हमारे पास 10 to 40 किलो जूल पर मोल। क्योंकि ये तो आपने पढ़ लिया, जो बॉन्ड होता है ना वो अट्रैक्टिव फोर्स का नाम है दो चीज़ों के दरमियान। उसमें या तो एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए 200 किलो जूल पर मोल, या उसमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एनर्जी की 10 to 40 किलो जूल पर मोल। इस हिसाब से जो उनकी टाइप्स बनेगी, अब आपने उसको ये देखना है। टाइप ए जो बनेगी वो बनेगी उसकी आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड।
जो उसकी टाइप बी बनेगी ना, टाइप बी में हम उसको नाम देंगे जी कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह उसकी एक बनेगी टाइप सी, इसको हम नाम देंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, ठीक है ना। ये है एनर्जी की रिक्वायरमेंट। इन तीनों को ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और इसके अलावा अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो 10 से 40 किलो जूल पर मोल, तब उसकी सिर्फ मेजर दो टाइप्स बनेगी। सबसे पहले तो हम उसको नाम दे देंगे जी हाइड्रोजन बॉन्ड का, उसका बल्कि उसकी बनेगी तीन टाइप। एक तो उसमें हो जाएगा जी मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। दूसरा जो इसमें बॉन्ड बनेगा ना वो कौन सा होगा जी, वो इसमें होगा जी हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा इसमें जो बनेगा वो कौन सा होगा जी, वान डर वाल फोर्सेस। ठीक है जी। ये जो बॉन्ड होता है ना, इन बॉन्ड की निस्बत थोड़ा सा क्या होता है, वीक होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो ऑलमोस्ट होती है 10 टू 40 किलो जूल पर मोल। और ये जो वान डर वाल फोर्सेज हैं, इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है बेटा, 2 से 10 किलो जूल पर मोल। लेकिन इसमें जो प्रॉपर बॉन्डिंग है ना वो हम तीन टाइप से लेते हैं। कौन कौन सी, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या इसको हम क्या कहते हैं, डेटिव बॉन्ड। ये प्रॉपर बॉन्डिंग है। ये जो है ना, ये इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये इसको हम प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं कहते, ये वीक बॉन्ड है। उसमें मेटालिक बॉन्ड आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा इसमें क्या आ जाता है जी, वान डर वाल फोर्सेज। वान डर वाल फोर्सेज की फिर आगे हमारे पास टाइप हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, आयन डाइपोल फोर्सेज, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। ये मुख्तलिफ टाइप हैं। ये भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको भी स्टडी कर लेंगे। तो ये भी होपफुली आपको समझ आ गया होगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितनी है। अब अगली हमने इसके कुछ पॉइंट्स देखने हैं। वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं, एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये होगा जी, ट्राई टू गेट स्टेबिलिटी। दूसरा इसमें क्या होगा, ट्राई टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्राई टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा क्या है जी, ट्राई टू अचीव मिनिमम एनर्जी। याद रखिएगा, जब भी किसी दो एटमों के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा, चौथा आपने इसमें देखना है, इट इज़ ऑलवेज। ऑलवेज से मुराद है कोई 95% जो है ना ये चीज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन। इट इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है। ये कि एटम्स आपस में बॉन्ड क्यों बनाएंगे, तो सबसे पहले उनकी कोशिश है वो क्या हों, स्टेबल हों। स्टेबल होने के लिए वो कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट करेंगे, उसके लिए वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने की कोशिश करेंगे नोबल गैस की। इसको हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो अपने इलेक्ट्रॉन को रीडिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, या तो वो लूज़ करेंगे, या वो गेन करेंगे, या वो शेयर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या करना है, जो ही उनमें बॉन्ड फार्मेशन होगी तो उसमें जो एनर्जी है ना वो मिनिमम हो जाएगी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसको भी हम मज़ीद एग्जांपल से अभी देख लेते हैं, हाइड्रोजन के एग्जांपल से। नंबर 4 क्या है, इट इज़ ऑलवेज, कोई तकरीबन 95% में जब भी आपको बॉन्ड फार्मेशन देखने को मिलेगी तो वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होगी। मोस्टली एंडोथर्मिक भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर आपको 95% केसेस में ये चीज़ क्या मिलेगी, एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये जो चीज़ है ना कि वो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्यों अचीव करना चाहते हैं, ये हमें ल्यूइस, कॉसेल और लॉन्गमर ने 1916 में ये आइडिया दिया था। इस पॉइंट को भी फिर हम समझेंगे कैसे ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स है जी।
अब हम इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन देखते हैं हाइड्रोजन में। बॉन्ड फॉर्मेशन इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हम बॉन्ड फॉर्मेशन देखते हैं। अब देखें बेटा, अब हम जानते हैं किसी भी एटम में होते हैं तीन चीज़ें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और दूसरा उसमें क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तो होते हैं बेटा एटम के सेंटर में, जिसको आप नाम क्या देते हो, न्यूक्लियस का। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिसको आप शेल, ऑर्बिट या सब शेल का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं H2 के मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो किस तरह होगी। अब देखें, ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, ये उसके आखिरी शेल में क्या है, ये भी क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों एटम एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे, तो होगा क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी ये दोनों एटम हाइड्रोजन के एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे, रिपल्शन के साथ साथ इस वाले का जो इलेक्ट्रॉन है ना, दूसरे वाले हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश भी करेगा। ये देखें, अब इसमें क्या होगी, अट्रैक्शन। तो मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों साथ साथ चल रही हैं। ये देखें, ये जो दोनों है ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में क्या शो कर रहे हैं, रिपल्शन शो कर रहे हैं। बात समझ आ रही है बेटा, कि दो हाइड्रोजन एटम हम उनको क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें होगा क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब वो आपस में आएंगे तो उनमें क्या होगी बेटा, रिपल्शन। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी तो हैं, उन दोनों में क्या चीज़ पैदा हो जाएगी जी, अट्रैक्शन। तो जो ही ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम की जो एनर्जी है, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, सिस्टम की कौन सी एनर्जी है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, वो डिक्रीज हो जाएगी। जितना बेटा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उतना उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो एटम के दरमियान जो अट्रैक्शन है ना बेटा, दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी जितना उनके अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतना उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो अब होगा क्या, जब दोनों एटमों में होगी मैक्सिमम अट्रैक्शन, मैक्सिमम अट्रैक्शन, तो उनमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी बेटा, मिनिमम हो जाएगी। यानी दो एटम जब उनमें मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी जी, मिनिमम हो जाएगी। तो वो स्टेज जब उसमें अट्रैक्शन मैक्सिमम हो, पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्या हो, मिनिमम हो, तो उस ख़ास पॉइंट को हम कहते हैं बॉन्ड डिस्टेंस। उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, बॉन्ड डिस्टेंस। यानी उस स्टेज पर आकर उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। अब दो हाइड्रोजन जब एक दूसरे के करीब आएंगे ना तो उनमें जो डिस्टेंस होता है वो होता है 75.4 पिकोमीटर। जब ये इस डिस्टेंस पे एक दूसरे के करीब आ जाएंगे ना बेटा तो उन दोनों में क्या हो जाएगी जी, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमने समझा कि बॉन्ड फॉर्मेशन किसी भी एटम में किस तरह होती है। तो इससे हमें ये साबित हो कि जब भी दो एटम एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इसके अलावा उसके जो प्रोटॉन होंगे दूसरे के, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर आप उनको मज़ीद एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करते हैं तो उसके नतीजे में प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन भी क्रिएट हो सकती है। इसी वजह से हमने उसको ज़्यादा करीब भी नहीं लेना, हमने उसको उस पॉइंट पर ला करना जब उनकी अट्रैक्शन मैक्सिमम हो और उनमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम। वो ख़ास डिस्टेंस जो होगा वो उसका बॉन्ड डिस्टेंस होगा, उसी ख़ास चीज़ पर जहाँ पर उसका अट्रैक्शन का लेवल मैक्सिमम हो और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो, हम कहते हैं उसमें बॉन्ड फार्मेशन हो चुकी है। तो इससे ये भी साबित हुआ कि जब बॉन्ड फार्मेशन होती है तो उसमें अट्रैक्शन मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जी, मिनिमम होगी। अब हम देखते हैं कि इसके ऑक्टेट रूल जो है ना वो थ्योरी क्या कहती है, ये क्यों इस तरह अपने आप को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये तो था हाइड्रोजन का, हमने देख लिया।
अब हम इसमें देख रहे हैं जी ऑक्टेट रूल और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, या इसका दूसरा नाम होता है जी थ्योरी ऑफ ऑक्टेट रूल। क्या नाम होता है जी? थ्योरी ऑफ ऑक्टेट रूल। अब इसको समझने की हम ज़रा कोशिश करते हैं बेटा कि सबसे पहले ये चीज़ क्यों आई थी। सबसे पहले बेटा ल्यूइस ने कौशल ने और एक और साइंटिस्ट है उसका नाम है लैंगमुइर, और इसने ये तकरीबन 1916 के अंदर ये थ्योरी क्या की थी, एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। सवाल ये है कि ये थ्योरी उन्होंने क्यों दी थी। उन्होंने ये क्वेश्चन किया था, ये रीज़न दी थी वाई एटम्स ट्राई टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि क्यों मुख्तलिफ एटम्स जो है ना वो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तब जाके वो स्टेबल होते हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम क्या है जी? ऑक्टेट रूल और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, या इसको हम क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ ऑक्टेट रूल। अब इसको ज़रा समझते हैं डिटेल से। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि नोबल गैसेज हैं क्या। अब देखें, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो अपने आप को क्या करना चाहती है? स्टेबल करना चाहती है। तो हम स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं? कुछ चीज़ों को स्टैंडर्ड मान कर उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अब जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारे क्लास 11th और क्लास 12th में जितने मैक्सिमम मार्क्स आएंगे तो हमारा एम कैट या ई कैट या मेडिकल में या इंजीनियरिंग में हमारा क्या हो जाएगा? एडमिशन हो जाएगा। मतलब हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग को हमने क्या माना है? स्टैंडर्ड माना है। उसको स्टैंडर्ड मानने के लिए फिर हम कुछ ना कुछ चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जिसको आप कहते हैं कोर्स कंटेंट। उस कोर्स कंटेंट को हम मैक्सिमम अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर हम उसके क्राइटेरिया पर पूरा उतरेंगे तो हम कहेंगे अब हम स्टेबल हो गए, अब हमारा एडमिशन हो गया। इसी तरह जो एलिमेंट्स हैं ना वो भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए वो अपने आप को स्टेबल किस चीज़ को मानेंगे या स्टैंडर्ड किस चीज़ को मानेंगे? वो कुछ एलिमेंट्स को मानेंगे। वो मैं इधर लिख रहा हूँ, ये इस साइड पे मैं लिख देता हूँ। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, सीनान, रेडान। अब इसमें पॉइंट देखिएगा, ऑल एलिमेंट्स टेक द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टेक द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज अ स्टैंडर्ड टू गेट स्टेबिलिटी। ये पॉइंट अब आपने समझना है बेटा कि जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं ना वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बतौर क्या मानेंगे? स्टैंडर्ड मानेंगे, कि हमने भी उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह अचीव करने की कोशिश करनी है ताकि हम भी इन्हीं की तरह क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आपको अटॉमिक नंबर रहना चाहिए। हीलियम का है 2, नियान का है 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन होता है बेटा 36, ये होता है 36, ये हो जाएगा जी 54, ये हो जाएगी जी 86। अब इसमें पहले 3 एलिमेंट को हम ज़रा देख लेते हैं। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, के शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होंगे? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसी तरह आर्गन की भी इलेक्ट्रॉनिक, क्रिप्टॉन की भी आप कर लेंगे। के शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में कितने हो जाएंगे जी? 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में हो जाएंगे जी 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखें 8 और 2 10, ये 18 और ये इसमें कितने हो जाएंगे जी? 8। ये जस्ट मैंने आपका इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4 एलिमेंट्स तक करवाई है। 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 18 कितने हो जाएंगे जी? 36। अब देखें ये जो है ना हीलियम, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नियान के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन,
आर्गान के आखिरी शेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह क्रिप्टॉन के भी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इनका जो लास्ट शेल है इन एलिमेंट्स का क्या है जी, जो लास्ट शेल है, इसको एक नया नाम दोगे बेटा आप, उसको आप कहोगे वैलेंस शेल। उस लास्ट शेल को बेटा आप क्या नाम दोगे, वैलेंस शेल। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा उसको आप क्या नाम दोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दोगे बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नोबल गैसेस के अंदर जो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे ना, जो बेटा नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस, उसमें हीलियम को नहीं लेना आपने। नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम, उनकी जो फिर जो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका जो क्या है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी जो तादाद है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वो हमेशा कितने हैं बेटा, 8 है। तो यानी जो नोबल गैस है जितनी आपको स्टेबल नज़र आ रही है ना, उनकी कोशिश है हीलियम के अलावा इसकी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी जो आपको नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन नज़र आ रहे हैं ना, उनके आखिरी शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी यही कोशिश है कि वो भी अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखें, तब जाकर वो नोबल गैसेस की तरह क्या होंगे बेटा, स्टेबल होंगे। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन रखने की उनकी ये जो कोशिश होती है बेटा, इसी चीज़ को हम कहते हैं रूल ऑफ ऑक्टेट, या इसको हम कहते हैं बेटा ऑक्टेट रूल। क्या नाम देंगे बेटा, ऑक्टेट रूल। यानी एलिमेंट्स जो होंगे ना वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इन नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सहारा लेंगे, और वो नोबल गैसेस की तरह अपने वैलेंस शेल, जो कि उनका किसी भी एटम का लास्ट शेल वैलेंस शेल होता है, तो उसमें भी वो इन्हीं नोबल गैसेस की तरह 8 इलेक्ट्रॉन रखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि बाकी किसी भी एलिमेंट में इसी तरह आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या तो उसमें कम होंगे या उसकी तादाद क्या होगी, ज़्यादा। वो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। तो वो फिर क्या करेंगे, उन नोबल गैसेस की तरह अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करेंगे। इसी कोशिश में या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, या गेन करेंगे, या शेयर करेंगे। उसी बेस पे हम केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ते हैं, आयनिक, कोवलेंट या दूसरी जो टाइप्स हैं। और इस रूल को बेटा हम क्या नाम देते हैं, ऑक्टेट रूल। कुछ एलिमेंट्स हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, उसको हम कहते हैं कोवेलेंसी। वो फिर हम अगले किसी वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे कोवेलेंसी क्या है। अब हम जस्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे कुछ एलिमेंट इसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास सोडियम है। अच्छा, हमारे पास बेटा एलिमेंट्स ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है बेटा, सोडियम क्लोराइड है। ये हमारे पास है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारे पास मीथेन CH4, Ca2, और ये हमारे पास है NH3। अब हमने इसमें देखने के किस साइड उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया हुआ है। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप करेंगे बेटा, एटॉमिक नंबर 11, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसने इसके देखें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये है उसका वैलेंस शेल। ये उसका क्या है बेटा, लास्ट शेल जो होता है ना किसी भी एटम का, वो क्या कहलाता है, वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो वो बेटा उस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज़ कर दे, या उसमें वो 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, गेन कर दे। जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी, पीछे बच जाएंगे बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। यानी वो नियॉन की तरह उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन जैसी हो जाएगी। उसमें कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी बेटा आर्गन की तरह। तो इसमें आपने देखना है लूज़ और गेन में स्मॉल वैल्यू क्या है बेटा, स्मॉल वैल्यू क्या है। जो स्मॉल वैल्यू है ना उसी चीज़ को आपने फॉलो अप करवाना है। स्मॉल वैल्यू में बेटा क्या लिखा हुआ है, वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी बेटा, लूज़। जो ही उसका ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, लूज़ हो जाएगा। तो पीछे क्या बच जाएंगे बेटा, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L शेल में कितने आ जाएंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, नियॉन जैसी। तो सोडियम जो है ना बेटा, सोडियम वो किसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कॉपी कर रहा है, नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो उसमें वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, 1 प्रोटॉन ज़्यादा है उसके ऊपर 4। क्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है बेटा 17 है। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 और M शेल में 7। या तो बेटा ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, गेन। इन दोनों में स्मॉल वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन गेन है बेटा। तो इसी को वो फॉलो करेगा। जब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ली गई ये क्लोराइड,
तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना बेटा वो आर्गान की तरह हो जाएगी, यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किसकी तरह हो जाएगी बेटा, आर्गान की तरह हो जाएगी। तो ये बन जाएगा आपके पास क्लोराइड नेगेटिव। ये जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गान की फॉलो कर रहा है, तो इसी वजह से Na के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव। ये जो सोडियम है ना ये नियान को कॉपी कर रहे हैं और ये किसको कॉपी कर रहे हैं बेटा, आर्गान को। इसी तरह आप कार्बन पे आ जाए, दूसरे एग्जांपल है बेटा CH4 वाली, कैल्शियम ऑक्साइड की भी देख लेते हैं हम बेटा। कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 बेटा, के में 2, एल शेल में कितने होंगे बेटा 6 इलेक्ट्रॉन। या तो ये बेटा 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन। स्मॉल वैल्यू क्या है बेटा, गेन। जो ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप गेन करवाओगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन की किस तरह हो जाएगी बेटा, नियान की तरह हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 हो जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस जैसी हो जाएगी बेटा, नियान की। यही ऑक्टेट रूल है, यानी इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। उसके बाद है बेटा कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, के शेल में बेटा 2, एल शेल में 8। अब एम शेल में मैक्सिमम 18 आ सकती हैं, लेकिन इधर हमारे पास के 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन के में आ गए हैं, बाकी 18 बच गए। 18 में से 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में आ गए। बाकी जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो इधर नहीं लिखोगे, इधर आपने खाली 8 लिखने हैं बेटा, ये आपने जहन में रखना है। जस्ट कैल्शियम और पोटाशियम के लिए ये चीज़ है। तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या ये बेटा 6 इलेक्ट्रॉन गेन। इसमें स्मॉल वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन लूज़। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पीछे बचेगी ना। तब ये देखें, ये जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये किसको फॉलो करा रही बेटा, आर्गान को। तो Ca+2 जो है ना ये किसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कॉपी करेगा, आर्गान। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज। इस तरह की बॉन्डिंग को कहते हैं बेटा आयोनिक बॉन्ड। वो बाद में हम मज़ीद भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे आयोनिक बॉन्ड की। एक और भी हम एग्जांपल देख लेते हैं इसमें बेटा। हम इसमें एग्जांपल देख लेते हैं बेटा फिर दूसरी, CO2, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, के में है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4। या तो ये बेटा 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज़ करे, या ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे। दोनों में इक्वल चांसेस है ना। तो ऐसी सूरत हाल में कार्बन बेटा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, शेयर करेगी। शेयर के बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनती है। अब ऑक्सीजन, के में 2, एल में 6, इसके पास एबिलिटी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे। अब जरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं किस तरह होगी। कार्बन आखिरी शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इसके बेटा आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्सीजन इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखें कार्बन के, ये जो बेटा हमारे पास कार्बन है एटॉमिक नंबर 6, के में है 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इन 4 इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहे हैं बेटा, शेयर हो रहे हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे कार्बन की तरफ उनका झुकाव हो गया। तो एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका मतलब कार्बन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉलो कर रहा है बेटा, नियान की। ऑक्सीजन पे आ जाए, एटॉमिक नंबर 8, के में है बेटा 2, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन में से ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कार्बन वाले अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब उसमें 6 में 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन वाले आप देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कौन सी हो जाएगी, नियान की तरह। तो इसमें ऑक्सीजन किसको फॉलो अप कर रहा है बेटा, नियान को, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। इस तरह ये भी ऑक्सीजन भी किसको फॉलो कर रहा है, नियान को। ठीक है ना बेटा। तो इसमें ये जो ऑक्टेट रूल फॉलो अप हो रहा है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा, शेयर हो रहे हैं। तो मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो करने में या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे या गेन होंगे या फिर क्या होंगे, शेयर होंगे। इसी को बेटा कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या ऑक्टेट थ्योरी। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, सम एलिमेंट्स वायोलेट द ऑक्टेट रूल।
उसको हम कोवेलेंसी कहते हैं। कोवेलेंसी से क्या मुराद है? जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हों। इलेक्ट्रॉन शेयर तो हो रहे हैं, कोवेलेंसी उसको कहते हैं, लेकिन उसमें आपको जो ऑक्टेट रूल है वो वायलेट होता नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर ये है बेटा फास्फोरस, उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ये है क्लोरीन, क्लोरीन के आखिरी शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन। ये उसके हो गए बेटा 7 इलेक्ट्रॉन। ये देखें, ये बॉन्ड बन गया है ना इनका, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। ये गौर से देखें, इसमें आपको 10 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं बेटा। यानी इसको यूँ समझ लें, P 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन और ये क्या है बेटा 5 क्लोरीन। इसमें देखें बेटा आपको ऑक्टेट की वैल्यूएशन नज़र आ रही है। इसमें आपको नज़र आ रहे हैं बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह बेटा SO3, ये बेटा देख लें, ये इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं बेटा? 12 इलेक्ट्रॉन। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल हैं जो ऑक्टेट रूल को क्या करें बेटा? वायोलेट कर रही हैं। उसको फिर हम कोवेलेंसी भी कहते हैं, यानी वो मैक्सिमम वैलेंसी शो करें, अपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या करें बॉन्ड बनाने में शो करें। तो कोवेलेंसी क्या है, उसके रीजंस क्या हैं, इसको इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।